Good evening, everybody. Good evening, Premila. Good evening, Pankaj. Good evening, Vikram. सभी लोग एक बार जल्दी से फटाक से ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए। सब आ गए हैं, सब आ गए। जस्ट अभी 5 मिनट पहले अपन ने क्लास कंप्लीट की है, इस वजह से बाकी लोग लेट हैं। कोई बात नहीं, सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अपन ने लास्ट क्लास में शायद से कहाँ पे कंप्लीट किया था? अपन ने कहाँ तक कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में? कोई बता पाएगा क्या? जो अपनी लास्ट क्लास थी वहां पे हमने कहाँ तक अपना कंटेंट कवर कर लिया था? लास्ट पार्ट था वो क्या था? शायद से कर्व बनाया था वो तक सीआरजी स्टील तक पहुंचे थे ना। बिल्कुल, अपन सीआरजी स्टील तक पहुंचे थे। तो सीआरजी स्टील से एक बेनिफिट हमको और मिलेगा। एक बेनिफिट तो कोई मिल चुके, हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो ओरिएंटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमको परमिबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, राइट। मतलब परमिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपको सोर्स की तरफ से कम करंट अप्लाई करना होगा टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स। आपका जो सोर्स है उसको ज्यादा करंट डिलीवर नहीं करना होगा टू प्रोड्यूस फ्लक्स इन द कोर। कम करंट में आपका काम चल जाएगा। ये होता मतलब इसका हाई परमेबिलिटी का। एक बेनिफिट और होगा सीआरजी स्टील से। एक बेनिफिट आपका क्या होगा समझना। सीआरजी स्टील से जैसे मैंने आपको बताया, देखना समझना सभी लोग, प्रॉपर्ली समझना कि अगर हम बात करें यहाँ पे सीआरजी स्टील से एक बेनिफिट हमको और मिलने वाला है, उस बेनिफिट को प्रॉपर्ली समझना। जैसा मैंने बताया कि सीआरजी स्टील से आपको फ्लक्स ज्यादा मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सर। आपको यहाँ पे कम करंट पे ज्यादा फ्लक्स मिल जाएगा क्योंकि परमिबिलिटी हाई है। इसका जो सीआरजी स्टील है उसका परमिबिलिटी हाई है, आपका म्यू यहाँ पे हाई है, जिसके लिए हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब यही होता है कि मिनिमम करंट पे मैक्सिमम फ्लक्स। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम करंट पे क्या? मैक्सिमम फ्लक्स, हाँ या ना? यही बोलेंगे ना, है ना। तो और अपन इसको बोलना चाहे तो ये चीज अपन ने आपको बीएच कर में बताया भी था मैंने आपको ये चीज कि हमारा जो करंट वाला जो सेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एच को, है ना। अगर आपको बीएच कर जो मैंने बताया था आपको कल की क्लास में, लास्ट क्लास में, करंट वाला सेक्शन वो एच को रिप्रेजेंट करता है, और करंट जो फ्लक्स वाला है वो आपका रिप्रेजेंट करता है बी को, डेंसिटी को। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमको सीआरजी स्टील में जो बी हमको मिलेगा, जो डेंसिटी हमको मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, हाँ या ना? डेफिनेटली सब लोग हाँ बोलेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, जो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी यहाँ पे? वो ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होगी। अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो आप सबको एक बात पता होगी यहाँ पे कि आपका फ्लक्स क्या होता है, आपका बी क्या होता है? देखना, बी आपका होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। बी आपका क्या होता है? ये होता है ना फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर हम यहां से फ्लक्स की बात करें, या फिर आप ऐसा समझो कि आपका यहाँ पे बी ज्यादा है, आपका यहाँ पे बी ज्यादा है। अगर बी आपके पास यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा बी ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके पास सीआरजी स्टील, सीआरजी स्टील होने की वजह से आपकी परमिबिलिटी हाई है। परमिबिलिटी हाई होने का मतलब क्या है कि मिनिमम करंट में ही आपके कोर पे सफिशिएंट अमाउंट का फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आपके पास बी भी बहुत ज्यादा है, और बी का ज्यादा होना क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आप अगर बी ज्यादा कर पा रहे हो, अगर आपको बी कांस्टेंट करना हो तो एक काम करो, आप ए को कम कर दो। ए यहाँ पे आपके पास क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इससे आप ये समझो ना कि आपने सीआरजी स्टील कर यूज करके एक तीर से दो निशाने लगाए। पहली बात तो आपने हाई परमिबिलिटी अचीव कर ली, साथ ही साथ आपने अपने ट्रांसफॉर्मर का साइज भी तो कम कर लिया, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। अगर आप उसको कम कर पा रहे हो मतलब आपके ट्रांसफॉर्मर का साइज कम हो गया,
अब मुझे ये बताओ, जब ट्रांसफॉर्मर कोर का आपने साइज ही कम कर लिया तो क्या कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी क्या? तो आपका कॉस्ट भी कम होगा जस्ट बिकॉज ऑफ सीआरजी स्टील। अगर हम सीआरजी स्टील को यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने ट्रांसफॉर्मर के कॉस्ट को भी कम कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमको साइज भी कम बनाना पड़ेगा और हमारा वहां पे कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के साइज, वेट और कॉस्ट दोनों को कम कर पाएंगे। वेट, वजन, क्योंकि आप पता होगा ट्रांसफॉर्मर को हमको पोर्टेबल बनाना होता है कि कभी यहां से निकाल के वहां लगाना है, वहां से निकाल के यहां लगाना है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके आपको कहीं पे भी हिल एरिया तक जाना पड़ सकता है, तो आपको उसको पोर्टेबल बनाना होगा ट्रांसफॉर्मर को। और ट्रांसफॉर्मर को पोर्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको लाइट वेट का बनाना होगा, है ना? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हैवी वेट का बन जाए तो उसको अपन कर ही ना पाए, ट्रांसफर ही ना कर पाए। ठीक है ना? तो लिखना आप लोग यहाँ पे विथ सीआरजी स्टील with CRG steel, we can reduce size, comma, weight, comma, cost of ट्रांसफॉर्मर। हालांकि जितनी कॉस्ट अपन कम कर रहे हैं उतनी कॉस्ट अपनी पहले लग गई सीआरजी स्टील में, पर तब भी नहीं, अपने कुछ तो कम कर ही लिया। हालांकि ये वैलिड पॉइंट नहीं कॉस्ट पर, कॉस्ट क्यों नहीं वैलिड, क्योंकि सीआरजी स्टील इंडिया में अवेलेबल नहीं है, है ना? ये जो प्रोसेस से अपन करते हैं वो सीआरजी स्टील बाहर से फॉरेन से अपन मंगाते हैं। हाँ, तो कॉस्ट की मतलब उसमें जो अपने टैक्स वगैरह थोड़ा ज्यादा लगते हैं, है ना? क्योंकि फॉरेन से अपन इंपोर्ट करा रहे हैं, जिस वजह से अपने पास यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लग जाते हैं उस पर। तो उस पे से कॉस्ट तो अपना कम नहीं हो पा रहा है, वैसे भी क्यों नहीं कम हो पा रहा है, जितना अपन ने वेट में और साइज में पैसा कम किया है उससे ज्यादा पैसा अपन ने कहाँ पे खर्च करिए, सीआरजी स्टील को खरीदने में खर्च कर दिया, क्योंकि वो सस्ता मटेरियल नहीं है, बहुत महंगा मटेरियल है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी है, राइट? तो ये हो गया एक पॉइंट, है ना? अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको कल भी और लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी कि हमारा जो कोर होता है ना, देखना आप लोग सोचते हो कि आपका जो कोर होता है वो ऐसा कुछ होता होगा, ये ये आपका कोर ऐसा होता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? ये आपका कोर ऐसा नहीं होता है। आपका कोर क्या होता है, इसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस टाइप से इसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं, लेमिनेशन करते क्या करते हैं, इनका लेमिनेशन कर देते हैं, हम इनका लेमिनेशन करके आपस में सेपरेट कर देते हैं। उससे होगा क्या कि इसका आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, और कम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से आपका एडी करंट जो लॉस होने वाला है वो और भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना? जो आपका सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ द कोर, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस कोर को छोटे छोटे पतले पतले मतलब पतले पतले पार्ट में डिवाइड कर लिया और उनको हम यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर दिए। इसी को हम बोलते हैं क्या, लेमिनेशन ऑफ द कोर। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमिनेशन ऑफ द कोर। दिस इज अवर, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस इज लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब क्या, बहुत सारे पीसेस को आपस में कनेक्ट करना, है ना? जो एक बहुत बड़ा कोर था उसको छोटे छोटे पार्ट में अपने डिवाइड करके और आपस में कनेक्ट कर दिया, उसी को हम बोलते हैं क्या, लेमिनेशन। लेमिनेशन हमने क्यों किया है, हमको एडी करंट लॉस, जो हमारे पास सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी, पहले जो करंट फ्लो थी वो ऐसे फ्लो हो रही थी, है ना? तो वो अब ये करंट ऐसे फ्लो नहीं हो पाई, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने इनको डिवाइड, अब जो सर्कुलेटिंग करंट होती है वो यहाँ पे, जो कि बहुत कम होगी, है ना? देखो अपन ने इन दोनों पार्ट को ऐसे डिस्कनेक्ट कर दिया, उससे क्या होगा, जो ये वाली एडी करंट है, दोनों एडी करंट है, वो आपके फ्लो नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? तो ये अपन ने काम यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेमिनेशन क्यों यूज किया है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, या फिर एडी करंट को कम करने के लिए कम किया। एडी करंट क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट, वो क्यों फ्लो होती है, ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ द कोर। तो हमने यहाँ पे कोर की कंडक्टिविटी को कम किया, है ना? हमने लेमिनेशन क्यों लगाया, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस।
एडी करंट मतलब क्या, सर्कुलेटिंग करंट को, है ना, सर्कुलेटिंग करंट को। सर्कुलेटिंग करंट क्यों फ्लो हो रही है, ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ द कोर। स्टील एक कंडक्टर भी तो है, उसकी वजह से, ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ द कोर। ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ द कोर, अपन ऐसा करना है, ठीक है। अच्छा, हमको ये जरूरी हो कि अपन इनको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लिया, बीच में हमको लेमिनेशन का फिल करना ही बहुत जरूरी है यार, यहाँ पे लेमिनेशन का फिल करना बहुत जरूरी है। अगर लेमिनेशन फिल नहीं करोगे, मतलब आपको यहाँ पे कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल फिल नहीं किया, अगर आपने यहाँ पे कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल फिल नहीं किया ना, तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको डिवाइड करने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको बीच में यहाँ पे क्या फिल करना होगा, इंसुलेशन भी फिल करना होगा। वी हैव टू फिल इंसुलेशन इन बिटवीन टू लेमिनेशन, दो लेमिनेशन के बीच में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करना होगा, जिससे दोनों बॉडी आपस में आइसोलेटेड हो। इंसुलेटिंग मटेरियल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अच्छा, हम यहाँ पे कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल कर सकते हैं, एक बात ये भी बनती है, तो मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहला इंसुलेटिंग मटेरियल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बिटवीन टू लेमिनेशन, वो हो सकता है कौन कौन सा, वो पहला जो लेमिनेशन आपके पास वो है कौन सा, ऑक्साइड का पेंट। आप ऑक्साइड का पेंट कर दो, इनके यहाँ पे फिल कर दो, पेंट कर दो, दो लेमिनेशन के बीच में क्या कर दो आप यहाँ पे ऑक्साइड पेंट लगा दो, उससे वो आपका क्या हो जाएगा, इंसुलेशन बन जाएगा, ठीक है। एक हो गया आपका ऑक्साइड पेंट हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे इनऑर्गेनिक पेंट भी यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, इनऑर्गेनिक पेंट भी आप यूज कर सकते हो। और ये भी नहीं, अगर आपके पास, तो एक काम करो, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जब घर पे हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, जो फर्नीचर वाला काम होता है, तो वहां पे एक इम्प्रिंटेड पेपर आते हैं, है ना, घिसने के लिए, कुछ चिकना बनाने के लिए, आपने देखा होगा, मेरे पास घर में बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो कल आपको लाके भी दिखा दूंगा। तो आप उनको भी दो प्लेट के बीच में, दो लेमिनेशन पे फिल कर सकते हो। इम्प्रिंटेड पेपर आप उनको क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में भूल गए क्या नाम बोलते हैं, है ना, तो उस रेत मार्क कागज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, थोड़ा किरकिरा रहता है वो, है ना, उससे अपन चिकना बनाने के लिए करते हैं। जब अपन कोई फर्नीचर वाला काम करते हैं ना, तो मिस्त्री लोग रखते हैं वो चीज, तो हम क्या करते हैं, पतले पतले इम्प्रिंटेड पेपर यूज कर सकते हैं, है ना, वो भी दो लेमिनेशन के बीच में फिल करने के लिए। तो हम यहाँ पे थिन, थिन मतलब क्या, पतला, थिन इम्प्रेगनेटेड पेपर अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे खराब चॉइस हो गई, अपना जो सबसे अच्छी चॉइस रहेगी वो पेंट रहेगा। आप ऑक्साइड पेंट यूज कर लो या इनऑर्गेनिक पेंट यूज कर लो, नहीं है तो थिन इम्प्रिंटेड पेपर भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये सबसे रेयर चॉइस है। पहले अपन दो चॉइस में प्रेफर करते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मर है, ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा है ना, ये जो कोर है, ये जो कोर है, तो मान लो पहले इस कोर का जब ट्रांसफर बना के दिखाता हूँ आपको, बना के दिखाता हूँ, देखना। जैसे मान लो आपका जो पहले कोर था वो ऐसा कुछ था, प्रॉपरली देखना सभी लोग, पहले आपका जो ट्रांसफॉर्मर कोर था, जब हमने लेमिनेशन नहीं किया था, वो ऐसा कुछ था, प्रॉपरली सभी लोग देखना। जब तक हमने लेमिनेशन प्रोवाइड नहीं किया तो हमारे कोर ऐसा था, है ना, हमने लेमिनेशन प्रोवाइड नहीं किया था। जब हमने लेमिनेशन प्रोवाइड किया तो हमको क्या चेंज देखने को मिला, हमको चेंज ये देखने को मिला कि बीच में अपने पास लेमिनेशन भर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये वाला है, ये एरिया में चेंज आया कि नहीं आया, देखना। बीच में अब यहाँ पे क्या फिल हो गए हैं, लेमिनेशन, तो कुछ एरिया तो लेमिनेशन भी खा गया ना, तो जिससे आपका जो ये एरिया ये वाला था, जो लेंथ था वो बढ़ गया, कितनी बढ़ गया, तो पहले लेंथ मान लो कितना एल था, पहले लेंथ एल था, विड्थ थी आपके पास क्या, मान लो बी, है ना, पहले आपके पास ऐसा कुछ था, लेकिन अब तो चेंज हो गया ना यार, बी चेंज नहीं हुआ बट लेंथ तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बी तो अभी भी उतना ही है ना, देखो ना, बी तो आपका ये वाला चीज इतना ही रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पे लेंथ में तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो
अब मुझे बताओ आपका यहाँ पे जो L है वो कितना हो गया, वो L1 बन गया होगा अभी। क्या हो गया यहाँ पे आपका, ये L प्लस L डेल L लिख दिया आपने, यानी कुछ लेंथ आपका चेंज हुआ होगा, हाँ या ना। तो मान लिया तो ये पहले जब आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पे जब आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया था, कुछ भी आपने सब नहीं किए थे, उस टाइम पे आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो था आपका ट्रांसफॉर्मर का, वो था AN। AN मतलब क्या, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। जो काम की चीज है वो ये है AN, और यहाँ पे जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा वो बन जाएगा आपका AG, क्योंकि AG में किसका कैलकुलेशन भी होगा आपके पास, यहाँ पे जो आपने लेमिनेशन के बीच में क्या यूज किया है, आपने लेमिनेशन के बीच में जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया ना, उसकी वजह से जो ओवरऑल कोर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास यहाँ पे बढ़ चुका है, हाँ या ना। इसको हम बोलेंगे क्या, AG। AG मतलब क्या, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। EN क्या है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कोर। नेट मतलब कि सिर्फ मैग्नेटिक कोर, बाकी कोई फालतू की चीज नहीं। AG मतलब क्या, AG मतलब कि आपका कोर भी है और साथ में फालतू की चीजें जो आपने लेमिनेशन के पीछे फिल किया है, इनऑर्गेनिक पेंट वगैरह जो भी आपने यूज किए हैं वो है, जिसकी वजह से आपका AG विल बी मोर देन AN। तो यहाँ पे AN आपके पास क्या हो गया, देख रहा, पहले AG आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, AG हो जाएगा क्या, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा AN, ये हो जाएगा आपके पास क्या, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। इसको हम बोलते हैं क्या, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। ये हमारा हो जाएगा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। अब कभी कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको ट्रांसफॉर्मर, जो आपका कंस्ट्रक्शन जो ट्रांसफॉर्मर बनाता होगा, ट्रांसफॉर्मर कोर बनाएगा ना, वो उसमें लिख के देता है कि भाई आपका जो ये कोर है ना, जो आपका कोर यूज किया गया है, इसका सिर्फ 80% ही आपका कोर है, 20% आपका क्या है, लेमिनेशन। या फिर बोले 95% आपका कोर है, 5% आपके पास यहाँ पे लेमिनेशन। वो किस फॉर्म में आता है, उसको बोलता है वो आपका क्या, उसको बोलता है आपके पास वो स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर मतलब बोलते हैं वो 85%, मतलब वो कि 85% आपका कोर है और 15% आपके पास यहाँ पे क्या है, आपका लेमिनेशन है ना। तो देखना आप सभी लोग, आपके पास यहाँ पे एक फैक्टर हम डिफाइन करते हैं, मुझे स्टैकिंग फैक्टर। उसका काम, उसका काम क्या, उसका काम ये बताना होगा कि आपका ग्रॉस प्रोसेसिंग एरिया और नेट प्रोसेसिंग एरिया में क्या आपका रिलेशन होगा। तो देखना आप एक यहाँ पे फैक्टर हम डिसाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैकिंग फैक्टर। हमें यहाँ पे फैक्टर डिसाइड करना है कौन सा, स्टैकिंग फैक्टर। अगर हम स्टैकिंग फैक्टर की बात करें तो आपका स्टैकिंग फैक्टर हम बोलते हैं किससे, के एस से रिप्रेजेंट करते हैं, के एस। और इसकी वैल्यू होती है क्या, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन ग्रॉस सेक्शन एरिया, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, कि ये सब पास क्या, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपके पास यहाँ होता है। तो अगर आपको यहां से कोई पूछे कि ए नेट क्या होगा, तो क्या होगा,
आपका जो ए नेट होगा, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट विल बी इक्वल टू के एस इंटू के एस इंटू के मतलब ए जी। एक बात और सबको ध्यान देना, आपका, मुझे ये सभी लोग बताओ, आपके अच्छे कोर के लिए, अच्छे कोर के लिए स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? आप लोग का क्या कहना है? अरे ट्रांसफॉर्मर तो भूल जाओ, अभी कहाँ ट्रांसफॉर्मर ऑयल में आए यार। अभी ट्रांसफॉर्मर ऑयल ट्रांसफॉर्मर के तो थोड़ी ना होता है, ये तो मैं अभी अपन कोर पढ़ रहे हैं। कोर के अंदर होता है क्या ट्रांसफॉर्मर ऑयल? ट्रांसफॉर्मर ऑयल मेन टैंक के अंदर होता है। मेन टैंक तो पढ़ ही नहीं रहे, अपन पढ़ के आ रहे हैं, कोर पढ़ रहे हैं। वाइंडिंग की बात नहीं करी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कोर की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या होता है, ठीक है ना? अभी जितना पूछो उतना बताओ। आपका जो ए नेट है, मैं भूल गया क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन क्या था मेरा, भूल गया मैं। बताओ जरा सभी लोग, क्वेश्चन क्या था मेरा? कुछ कम ज्यादा पूछा था मैंने। हाँ, के एस की वैल्यू के बारे में ना। के एस आपका कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए अच्छे कोर के लिए? अच्छे कोर के लिए जो मैग्नेटिक कोर होगा उसके लिए के एस की वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, है ना? आपकी जो वैल्यू होगी ना के एस की वैल्यू, वो लगभग क्या होगी, 95%, 0.95 के पास पास कुछ यहाँ पे होती है, ठीक है ना? तो लिखना आप सभी लोग यहाँ पे, फॉर गुड कोर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.95 से 0.98 के बीच में होनी चाहिए। कितनी चाहिए, 0.95 से लेकर 0.98 के बीच में। मतलब 95% से 98% के बीच में होना चाहिए, है ना? मतलब 95 जो कोर अपना पूरा है ये वहां पे, जिसमें आपका 95% मैग्नेटिक मटेरियल है और 5% अपना क्या है यहाँ पे, लेमिनेशन होता चलता है 5%। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 50-50 हो जाए, 50% को 50% आपका लेमिनेशन, वो नहीं चलेगा भाई, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा यार, है ना? ओके, अब क्या किया मैंने, समझना प्रॉपर्ली। मैंने क्या किया, अपना ये कोर था, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया और इनको आपस में कनेक्ट किया। अब कनेक्ट कैसे करूंगा समझना। कनेक्ट करने के लिए क्या करता हूं मैं, एक मोटी रॉड लेता हूँ, है ना, एक यहाँ पे ऐसा बिल्कुल होल करके यहाँ पे रॉड को कनेक्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ऐसा कनेक्ट करता हूँ, समझना प्रॉपर्ली। मैं एक बढ़िया मोटी सी रॉड लूंगा, ऐसे, ये देखना प्रॉपर, सब देखना, ये एक रॉड ली मैंने, ये है ना, एक मैंने यहाँ पे बंच लगा दिए और एक बंच मैंने यहाँ पे, जिससे ये दोनों आपस में इधर उधर ना हो, है ना? अभी अगर मैं इसको बंच को ओपन कर दूं तो ऐसा नहीं हो कि एक लेवल से मेरा बाहर निकल जाएगा, ऐसे गिर जाएगा नीचे, देखना एक लेवल से नीचे नीचे गिर। तो अब मुझे तो रोकना पड़ेगा ना लेमिनेशन को, यहाँ वाला भग जाए लेमिनेशन, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बंच करना पड़ेगा इस तरीके से। हमने क्या किया, ये बहुत सारे लेमिनेशन को एक रॉड डाला ऐसा और इसको हमने क्या कर दिया, बंच कर दिया इस तरीके से। ये हमने डाला, इसको हमने क्या कर दिया, क्या बंच कर दिया, है ना? हमने क्या किया, बहुत जो हमारे लेमिनेशन थे क्योंकि अब बहुत सारी पीस में है वो, अभी सॉलिड तो पीस नहीं कि भाई एक पीस हुई, आपस में इधर उधर जा सकते हैं, तो इन सॉलिड पीस को आपस में बंच करते हैं और इसी बंचिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोर स्टैगरिंग। बंचिंग ऑफ ऑल लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर कोर के जितने भी लेमिनेशन है उनको हम जो बंच कर रहे हैं, उस बंचिंग की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर स्टैगरिंग। मतलब उनको बंच करने की जो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोर स्टैगरिंग। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, इतना नोट करने के बाद नेक्स्ट पेज देखिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर मैं नेक्स्ट पेज मूव करूँ। देखिएगा आप लोग, द प्रोसेस ऑफ, लिखना आप लोग यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ bunching of the process of bunching of all lamination
is called core staggering. It's called as core staggering. The process of bunching of all lamination is called as core staggering. अब जो कोर हम लोग स्टेगरिंग करते हैं ना, उसका प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। कोर का स्टेगरिंग होना बहुत प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उस चीज को समझना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर कोर स्टेगरिंग नहीं करो तो उससे प्रॉब्लम ये है कि आपका जो स्टैकिंग फैक्टर है वो बहुत कम हो जाएगा। हाँ या ना? जो भी 95% है वो 90% हो जाएगा अगर आप प्रॉपर कोर स्टेगरिंग नहीं करोगे तो। ये बात आपको समझ में आती कि नहीं आती? हाँ या ना? तो हम देखने वाले हैं कि अरे आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, वैसे मतलब सो गए सब लोग, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं भी नहीं, शांत बैठे लोग, आधे घंटे से आपको कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा, शांति से बैठे हुए हैं, मैं भी ऐसा बैठ जाता हूँ। फिर यस नो कुछ कुछ बोलते रहा करो ना। चलो, तो हम देखने वाले हैं कि हमारा जो हमारा जो कोर है, हम जो कोर को स्टैगर करते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली ना करें मतलब उसको पुअरिंग कर दें, पुअर को स्टैगरिंग कर दें, उससे कुछ हमको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वो दिक्कतें क्या होंगी उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना? तो हम देखने वाले यहाँ पे, है ना, हम देखने वाले यहाँ पे क्या, अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस, अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस ऑफ पुअर कोर स्टैगरिंग। पुअर कोर स्टैगरिंग के कुछ हमको अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस हमको देखने को मिलते हैं। उनमें से जो पहला हमारा कंसिक्वेंस देखने को मिलता है वो ये है कि हमारा यहाँ पे पुअर कोर स्टैगरिंग की वजह से हमारा जो ए एन है, हमारा जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो तो उतना ही रहेगा। आपका जो के जी है, के एस है, वो के एस आपके पास यहाँ पे होता है कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। आपका के एस यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो एक प्रॉब्लम है ना। आपका के एस शुड बी इक्वल टू 1। हम ये चाहते हैं कि हमारा ए एन और ए जी बराबर हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हमने खुद ही क्या किया, वहां पे बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया, ऑर्गेनिक पेंट वगैरह अपन ने वहां पे फिल किया हुआ है, जिसके से अपना जो के एस एल है वो 95% आ रहा है, 0.95 आ रहा है। लेकिन अगर बीच में हमने प्रॉपर कोस्टेलिंग नहीं की तो हमारे उनके ढील डालोगे, दो लेमिनेशन में ढील डालूंगा, जब ढील डालो तो मतलब आपके पास जो एरिया हो गया वो टोटल बढ़ गया ना, जो आपका एजी है वो बढ़ गया, लेकिन नेट तो आपका उतना ही है। केएस क्यों आपका कम हुआ, केएस इसलिए कम हुआ क्योंकि आपका नेट क्रॉसिंग तो इतना ही है, नेट तो आपका उतना ही है, लेकिन एजी बढ़ गया ना। नेट तो आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका नेट वाला कांस्टेंट है, लेकिन आपका यहाँ पे एजी तो बढ़ गया। एजी का बढ़ गया, जो लेमिनेशन की जो जगह थी वो बढ़वा दी ना आपने, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर्ली से कसा नहीं है। आपने अपनी भाषा में उसको प्रॉपर्ली को कस के रखना था उसको, लेकिन वो ढीला रह गया। ढीला रहने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका केएस की वैल्यू बढ़ जाएगी, स्टैटिक वेक्टर वैल्यू यहाँ पे घट जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये समझना कि आपके पास जो आपके बीच में जो दो लेमिनेशन है, उनके लेमिनेशन में गैप आ जाएगा, हाँ या ना। अगर आपने उनको प्रॉपरली कोर्स टेकन नहीं किया है तो दो लेमिनेशन के बीच में एयर गैप आ जाएगा, कुछ गैप आ जाएगा, और जब एयर गैप वहां पे कुछ क्रिएट होगा तो आपका जो फ्लक्स है, ये तो आपको ही पता ना, आपने कोर क्यों लगाया, हमारा काम क्या था कोर लगाने का। कोर का मतलब यह था कि ये हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा। तो क्या आपका एयर पाथ नहीं था, एयर भी एक पाथ है, लेकिन एयर आपका अच्छा पाथ नहीं है। अच्छा पाथ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कोर। लेकिन अगर आप दो कोर के बीच में, दो लेवल के बीच में अगर एयर क्रिएट कर दोगे तो आप लोग मुझे बताओ क्या सही है क्या? आपका सोर्स, जो आपका कोर है, जो फ्लक्स क्रिएट करने के लिए सोर्स से ज्यादा डिमांड नहीं करेगा। फिर अगर वहां पे आपके बीच में दो लेमिनेशन के बीच में अगर एयर आ गया तो आपका कोर सोर्स से ज्यादा डिमांड करेगा, भाई मुझे और करंट दो फ्लक्स क्रिएट करने के लिए। समझ में आया? तो आपके पास वहां पे यही प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आपने दो लेमिनेशन के बीच में एयर गैप क्रिएट करवा दिया तो एयर का रिलक्टेंस होता है ज्यादा एज कंपेयर टू कोर।
तो रिलेक्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपका ओवरऑल जो रिएक्टेंस हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, है ना। तो आपके पास वहां पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कोर की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखना आप लोग यहाँ पे बिकॉज ऑफ थिन एयर गैप, because of thin air gap between laminations, reluctance of magnetic path increases. Reluctance of magnetic path increases. Reluctance of magnetic path increases. जिससे हमारा जो एक्साइटेशन करंट होगा टू प्रोड्यूस द फ्लक्स विल बी इंक्रीज, ड्यू टू विच लिखना है, ड्यू टू विच current required the flux will increase, due to which current required for flux due to which current required for flux will increase। और इसी करंट को हम आगे चलकर हम लोग एक्साइटेशन करंट, है ना, जो हमने करंट बोल जो फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसी को हम आगे चल क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन करंट। अभी लिख लो, अगर समझ में ना आए तो बस आगे एक्सप्लेन तो करूंगा ही मैं। एक्साइटेशन करंट अपन बोलते हैं, तो वो बढ़ जाएगी बेचारी, वो कोर डिमांड करेगा, कोर बोलेगा भाई अगर ऐसा हो रहा तो फिर हम करंट ज्यादा लेंगे ना, अपनी मनमानी करोगे अगर तो पैसा भी ज्यादा लगेगा ना, ये होगी। तो एक प्रॉब्लम तो आपको ये देख लूंगी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके दिखी ही नहीं है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम ये होने वाली है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, बहुत सारे कोर की जो लेमिनेशन की जो पीसेस थे आपने उनको रखे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा रख लिया, है ना, ठीक है, ऐसा आपने रख लिया और आपने यहाँ पे बीच में से एक रॉड निकाला और उनको अच्छे से निकाला। आपने क्या किया, उनको अच्छे से निकाला। आप इस पर एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे देखना, ये एक कॉपी देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो यार, कैसे मैं बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक कर दूं क्या? 2 मिनट वेट करना, बैकग्राउंड में ब्लैक कर रहा हूँ 2 मिनट के समझाने के लिए बस, ठीक है, इससे आपको मैं देख तो पाऊँ, मुझे आप लोग कम से कम 2 मिनट सही कर दूंगा इसको, मैं 2 मिनट रुक जाओ, इसको सही कर दूंगा। देखो ये कॉपी है ना, कॉपी बहुत सारे पेजेस में, आपकी कॉपी में यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आपको दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अभी क्या किया मैंने, इन बहुत सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या लेमिनेशन के पीसेस रख दिए मैंने, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे लेमिनेशन के पीसेस को रख दिया। ये देखो बहुत सारे इसमें पेजेस है ना। अब ये सब के आपस में एक एक पेज, ये पहला लेमिनेशन है, ये सेकंड लेमिनेशन है, ये थर्ड लेमिनेशन है, ये फोर्थ लेमिनेशन है, ये बहुत सारे लेमिनेशन यहाँ पे रखे। अब मैंने क्या किया, इनको आपस में बंच कर दिया, ऐसे करके स्टेपलर कर दिया, लेकिन जो स्टेपलर किया वो अच्छे से नहीं किया, जो स्टेपलर किया मैंने वो अच्छे से नहीं किया, जो स्टेपलर कर दिया मैंने लेकिन अच्छे से स्टेपलर नहीं किया। अब होगा क्या, जब स्टेपलर मैंने कर दिया ना इस तरह से, अब अगर मान लो इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, आपको एक आवाज सुनाई देती है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर इसमें कोई वाइब्रेशन आए, ऐसे ऐसे करूंगी तो इनमें से एक आवाज आएगी। आप इसको समझो कि आप मान लो 4 प्लेट ले लो, घर पे 4 प्लेट ले लो, आपस में रख लो, है ना, उनको अच्छे से कसो मत, उनको ऐसे ऐसे करो तो भनभन की आवाज नहीं क्रिएट करेंगे क्या? 4 प्लेट ले लो, उनको अच्छे से कसो नहीं आप, है ना, और उनको ऐसे हिलाओ तो खटखट की आवाज करेंगे करेंगे? सभी लोग बताओ हाँ या ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होता है ना। वही चीज हमको यहाँ पे देखने मिलती है। लेकिन सर ये क्या बोल रहे समझ में नहीं आया, बनाने वाला काम क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर में कहाँ को हिलने वाला पार्ट था। तो एक चीज आप समझना, एक मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसको अवॉइड करता हूँ फिर से, यही सही है, यही सही है कि अवॉइड कर दूं।
जैसा आप लोग बोलो। लो, वाइट वाइट, ठीक है। चलो देखना, तो होता क्या है कि अंधेरा कायम है। चलो, होता क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक में एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसमें सप्लाई लगाओगे ना, मतलब उसको मैग्नेटाइज करोगे, मतलब उसमें फ्लक्स क्रिएट करोगे, है ना। जब कोर को मैग्नेटाइज करोगे या उसमें से फ्लक्स पास करोगे, तो वो क्या करता है, फ्लक्स आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसको किनारों को धक्का मारता है। क्या वो समझना, प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। कहा गया मेरा पेन, गया वो क्या, ये प्रॉपर समझना क्या होता है। जैसे मान लो आपका ये कोर है, कोर का मैं यहाँ पे दो लेमिनेशन बस ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लेमिनेशन नहीं लूंगा मैं, दो लेमिनेशन ये देखना, ये मैंने दो लेमिनेशन बस लिए होंगे, बहुत सारे लेमिनेशन, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ दो ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तीन ले लेता हूँ, लो भाई आप भी याद रखोगे, तीन लेमिनेशन मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। और इनके बीच में आपके पास यहाँ पे क्या था, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे फिल था, इनके बीच में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे फिल था। अब होता क्या है कि आपको इनमें से क्या पास कराना है, फ्लक्स पास कराना है, क्योंकि कोर का काम क्या है, फ्लक्स को कैरी करना। अब आप जब इसको फ्लक्स पास कराओगे तो फ्लक्स क्या करता है, बहुत खराब काम करता है। तो फ्लक्स यहाँ पे जब पास हो तो आपका फ्लक्स ऐसे जाएगा, मान लो ऊपर की तरफ, आपका फ्लक्स यहाँ पे कोर में ऐसा है। तो एक इसे मैग्नेटाइज हम कोर कर रहे हैं ना, कोर को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो कोर का जो फ्लक्स है वो ऊपर की तरफ। अगर हम इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं तो फ्लक्स जो डायरेक्शन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये मतलब कोर आपका यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हो रहा है, और हम उसको ऊपर लाने मतलब क्या, हम कोर हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। तो जब ये फ्लक्स ऐसा जाता है ना, तो फ्लक्स जब आपका यहाँ पे ऐसा मूव करेगा, मतलब मैग्नेटाइज होगा कोर, तो ये जो फ्लक्स है इसके कॉर्नर को यहाँ पे धक्का मारता है। क्या करता है, यहाँ पे धक्का मारता है। क्या करता है, यहाँ पे धक्का मारेगा, क्या करेंगे, इनको धक्का मारेगा ऐसे, जो इसके किनारे हैं उनको धक्का मारता है। धक्का मारने की वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, इनके डायमेंशन अगर हम होते हैं थोड़ा चेंज होते, मिनिमम नैनो चेंज होते हैं। जो अभी इसकी लेंथ पहले मान लो कितनी थी, इतनी थी, इसकी मान लो लेंथ पहले कितनी थी, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एल थी, और इसकी जो विड्थ थी यहाँ पे वो मान लो क्या थी, बी थी। लेकिन जब आपने इसको कोर के थ्रू पास किया तो आप ये देखते हो कि हमारा जो लेमिनेशन था ना, हमारा जो लेमिनेशन था, ये हमारे लेमिनेशन के बीच में ऐसा कुछ हो गया। प्रॉपर्ली देखना, ये आप प्रॉपर्ली देख पा रहे हो यहाँ पे, जब हमारा कोर मैग्नेटाइज हुआ ना, तो इस फ्लक्स ने कोर को धक्का मारा, धक्का मारने की वजह से मैग्नेटिक मटेरियल के डायमेंशन चेंज हो गए, लेंथ चेंज हो गई और विड्थ चेंज हो गई। हमारी जो ये लेंथ थी वो थोड़ा सा कितनी हो गई, अब यहाँ पे एल डैश हो गई। हमारी जो लेंथ हो गई यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी हो गई, थोड़ा सा बढ़ गई है, एल डैश हो गई है। हमारी जो विड्थ है इसकी वो भी अब कितनी हो गई, बी डैश हो गई है, ठीक है। और सिमिलरली इसके साथ जो बाजू का मटेरियल उसके साथ भी ऐसे ही हुआ है, जो बाजू हमारा सेकेंड लेमिनेशन उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, उसकी लेंथ बढ़ गई और विड्थ बढ़ गई, या फिर बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमारे कोर को मैग्नेटाइज किया गया। क्योंकि हमारा एक साइकिल में, हाफ साइकिल में कोर मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि एसी से अप्लाई है, तो मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, तो पहली बार मैग्नेटाइज हुआ, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हुआ, डिमैग्नेटाइज होगा। जब डिमैग्नेटाइज होगा तो कोर डायरेक्शन अपोजिट होगी, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी उस टाइम को सिकुड़ जाएगा, मतलब कंप्रेस होगा। एक्सपांसन कंप्रेशन, एक्सपांसन कंप्रेशन, ये कितने बार होगा, ये एक सेकेंड में 100 बार होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज। एक साइकिल में लेंथ बढ़ी फिर कम हुई, मतलब एक साइकिल में 2 बार काम हुआ, तो एक सेकेंड में कितने बार हुआ, मतलब अगर हम बात करें, हमारी जो फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड की हम बात करें, एक साइकिल में 2 बार हुआ। अब एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं, तो एक सेकंड में 100 बार ये काम होगा। तो जब 100 बार, खन 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 की आवाज नहीं आएगी क्या, मुझे बताओ। जब आप इनको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया तो बढ़ेगा कब होगा, बढ़ेगा कब, आप टकराएंगे, ये वाइब्रेशन क्रिएट होंगे,
और वाइब्रेशन की वजह से आपको ट्रांसफॉर्मर से एक आवाज सुनाई देगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपने प्रॉपर कोर स्टैगिंग नहीं की है तो खन 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 की आवाज आएगी, आप लोग भूत है वहां पे। समझ में आया सभी को? इसी को हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमिना। जो हमारे पास यहाँ पे हमिंग साउंड आया, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर से जो हमिंग नॉइज आती है वो क्यों आती है? इसी की वजह से आती है, क्योंकि जब हमारा कोर मैग्नेटाइज होता है, फ्लक्स इसमें से ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस टाइम डायरेक्शन बढ़ गई, मतलब उसकी लेंथ बढ़ गई। किसकी? कोर जो आपका लेमिनेशन है, मतलब जो आपके जो पीसेज यहाँ पे लेमिनेशन के, है ना। फिर आपके पास यहाँ पे क्या हुआ? फिर वो छोटे होते बड़े होते छोटे होते, उससे होगा क्या कि आपके पास वहां पे एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, और वो वाइब्रेशन जो है वो आपका कितना है? 100 हर्ट्ज के। क्यों 100 हर्ट्ज? क्योंकि एक सेकंड में 100 बार हुआ है ना। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी वो 100 हर्ट्ज हो गई। अब 100 हर्ट्ज आपकी एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, आप इनको प्रॉपरली सुन सकते हो, इसलिए आपकी कानों में आवाज तो रहती है यहाँ पे क्या? हमिंग नॉइज। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी ऐसा बैठा नहीं रहता कि आपके पास वहां पे हमिंग नॉइज मतलब आवाज करे। ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमिंग नॉइज क्यों आती है हमको? हमिंग नॉइज आती है क्योंकि हमने कोर पे क्या किया हुआ है? प्रॉपर कोर स्टैग्रिंग नहीं किया हुआ है। अब मुझे आप सभी लोग ये बताओ, आप सब मुझे ये बताओ कि अगर हम प्रॉपर कोर स्टैग्रिंग करें, मतलब उनको अच्छे से मैं कस दूं, अच्छे से इनको कस दूं, प्रॉपर कोर स्टैग्रिंग कर दूं, तो क्या आवाज नहीं आएगी क्या? अगर मैं कोर को अच्छे से स्टैगर कर दूं, प्रॉपर कोर स्टैगर कर दूं, आवाज नहीं आएगी क्या? आएगी ना। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको रेट करने की कोशिश करता हूं। आप ये समझो कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है। उस छोटे बच्चे को पापा ने डांटा बहुत तेज से। एक छोटा बच्चा लगभग 10-12 साल का है, उसको पापा ने बहुत तेज से डांटा, तो वो करके रो रहा है। कैसे रो रहा है वो? इस टाइप का रो रहा है वो। ठीक है, वो इस टाइप का रो रहा है, मतलब वो पहला वाला केस हो गया जब आपने प्रॉपर कोर स्टैगरिंग नहीं की थी, है ना। उसको प्रॉपर कोर स्टैगरिंग नहीं की तो बहुत मुंह फाड़ फाड़ के ऐसे रो रहा है, ठीक, इस टाइप का रो रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉपर कोर स्टैगरिंग करते, मतलब क्या? पिताजी उसके मुंह में ऐसे बोलते, मुंह बंद कर दिया ऐसे, मुंह से आवाज नहीं ऐसे कर लिया, तो शांत हो जाएगा उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे क्या करेगा? इस टाइप का मुंह खुला रहेगा तो ज्यादा आवाज करेगा, लेकिन मतलब अब आवाज नहीं आनी चाहिए। तो उस टाइम के बच्चों कैसे होते रोते ना, तो उसी टाइप का ट्रांसफॉर्म भी आवाज करता है। अगर आपने प्रॉपर कोच टेक्निक तो बम 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 के फन फन की आवाज आएगी, ठीक है। लेकिन आपने प्रॉपर कोच टेक्निक कर दी तो कैसी आवाज आएगी? आप जो जाते हैं ट्रांसफॉर्मर जाके जाके देखोगे, तो उसका मतलब है कि जो स्टैगरिंग की गई कोर की प्रॉपर हो गई। आपने जो कोर की स्टैगरिंग की वो प्रॉपर है, लेकिन तब भी आवाज आ रही है, वो किसकी वजह आ रही है? हमिंग साउंड। सबको बात क्लियर? मतलब आपके वहां पे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपने इतना बढ़िया कोर स्टैगरिंग कर दी है कि वो सिर्फ हमिंग साउंड बस आ रहा है। वहां पे ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है ना। तो एक प्रॉब्लम ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मर नॉइज बहुत क्रिएट करता है अगर आपने प्रॉपर कोर स्टैगरिंग नहीं की है तो। सबको पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपने प्रॉपर कोर स्टैगरिंग नहीं की है ना, तो आवाज बहुत ज्यादा करेगा, नॉइज बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है ना। तो लिखना आप लोग यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, ट्रांसफॉर्मर मेक्स मोर नॉइज। लिखना आप लोग यहाँ पे, transformer makes more noise if core is not properly staggered. If core is not properly staggered. अगर आपने कोर को प्रॉपर स्टेक नहीं किया तो आपका ट्रांसफॉर्मर नॉइज तो पहले से भी करता था भाई, अब ज्यादा नॉइज करेगा, ठीक है ना। तो इसके पीछे का जो नॉइज करने के पीछे का जो रीजन वो क्या है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमेना,
जब कोर को मैग्नेटाइज किया तो उसमें लेंथ में क्या था हमारे पास, डायमेंशन थोड़ा चेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन फिनोमेना। तो लिखिए आप लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखिएगा, द बेसिक रीजन the basic reason behind noise is magnetostriction phenomena। कल से अपन मॉर्निंग में कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं क्या अपन कल से? गर्मी वाला टाइम भी आ गया तो अपन मॉर्निंग में जल्दी उठ भी सकते हैं। The basic reason behind core staggering is magnetostriction phenomena। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ द कोर चेंजेस, डायमेंशन ऑफ कोर changes when subjected to magnetization and demagnetization, when subjected to magnetization and demagnetization। हमारा जो डायमेंशन होते हैं कोर के वो चेंज होते हैं अगर हमने कोर को मैग्नेटाइज किया और डिमैग्नेटाइज किया, है ना। ओके, अच्छा पहले मुझे बताओ कल मॉर्निंग में कितने दिन पहले क्लास रखने, इसका थोड़ा फाइनल कर लेते हैं यार। 6:30 विल बी ओके? परफेक्ट टाइम 6:30 to 8 अपन टाइम रखें तो मतलब थोड़ी जल्दी अपना ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो जाए। सबको अपना अपना बताओ, विद्युत प्रभाव कोई प्रॉब्लम नहीं है और विक्रम कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लोग हैं, बाकी सभी लोग बताओ। देखो मैं सब्जेक्ट, मेरा जो मानना है किया सर, मतलब क्या समझा नहीं आ रही है। कल मॉर्निंग का क्लास का पूछ रहा हूं मैं पवन, कोई इशू तो नहीं है उसमें? आप सर सो रहे हो यार, तो क्या, तो कल मॉर्निंग में अपनी 6:30 पे क्लास रहेगी और इवनिंग पे अपनी ये 8 PM वाली क्लास भी रहेगी, 2 क्लास रहेंगी। तो अपना मेन टारगेट क्या कि जल्दी से अपन ट्रांसफॉर्मर को और आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी से कंप्लीट कर लें। नेटवर्क खराब है, समझ सकता हूँ यार, समझ सकता हूँ, इस समय थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है। ठीक है चलो, अच्छी एक चीज और समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो नॉइज क्रिएट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता, क्या बोलोगे? जो नॉइज क्रिएट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता? मेरा भी नेट गया, अब सही है? मेरा भी नेट जाने लग गया लगता है, पता नहीं क्या अचानक से नेट बंद हो गया था। मैं चश्मे पहन लेता हूँ, चश्मे पता नहीं क्या हो गया। तो याद रखना आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइज होगा वो हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल होगा, क्योंकि एक साइकिल में 2 बार हो रहा है ना, है ना। तो हमेशा याद रखना जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइज होगा दैट विल बी ऑलवेज डबल ऑफ सप्लाई
फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे frequency of noise will be always double of supply frequency। जो नॉइज होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल होगा। अच्छा, मुझे एक बात और बताना कि आपका जो नॉइज है, जो नॉइज है वो किस चीज पे और डिपेंड करता है। मतलब अगर हम यहाँ पे कोर की, मतलब अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी को इंप्रूव कर दूं, फ्लक्स डेंसिटी को इंप्रूव करने से नॉइज कम होगी या बढ़ेगी, ये आप लोग को क्या लगता है। अगर हम यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ा दें, ओनली 5 मिनट्स और, बस 5 मिनट क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 5 मिनट बस और ध्यान देना। ठीक है ना। जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा ऑफ नॉइज विल बी, मैं क्या बताता भूल गया यार। हाँ, मैं ये बोला था कि, बोल चुका हूँ, क्या बता रहा था मैं, ये फोन से मैं परेशान हूँ। बताओ। हाँ 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 हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम फ्लक्स डेंसिटी को इंप्रूव कर दें, अच्छा कर दें, तो उससे आपके नॉइज पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई, अगर आप फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा दोगे तो फ्लक्स तो ज्यादा आएगा ना, धक्का मारने वाले लोग और ज्यादा हो जाएंगे, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्ट तो और ज्यादा होगा ना, तब तब जाके आपका नॉइज जो है और भी ज्यादा आएगा। चलो, लिखना आप लोग यहाँ पे नॉइज लेवल, लिखना आप लोग नॉइज लेवल डिपेंड्स ऑन noise level depends on the flux density in the core। Noise level depends on flux density in the core। Higher flux density, higher flux density causes more noise, वो आपका ना ज्यादा नॉइज क्रिएट करेगा। आपको कुछ कुछ हो गया, मतलब समझा नहीं मैं क्या हो गया यार। मुझे क्या हो गया यार। ऐप को, हाँ, क्या हो गया यार, क्या दिक्कत हो गई इसमें। सबके साथ हो रहा है क्या। लाइट गई, लाइट भी गई तो
चलो ठीक है, अपन क्लास को भी खत्म करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग की क्लास पे। इसके आगे अपन कल मॉर्निंग क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना। मेरे घर की लाइट भी जा चुकी है, इन्वर्टर आवाज करना स्टार्ट कर चुका है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। कल मॉर्निंग में क्लास है, सभी लोग को प्रेजेंट है ना, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा ना। 6:30 AM पे नेटवर्क, सॉरी आपकी इसकी क्लास है, ट्रांसफॉर्मर की। चलिए मिलते हैं कल क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।